गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने AWS DynamoDB का लेक्चर लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार DynamoDB क्या होता है। बेसिकली आपको मालूम है कि हम RDS ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी लैब भी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन DynamoDB का अभी हमारा टॉपिक कवर नहीं हुआ था, जिसे मैं आज लेके आया हूँ। तो पहले बुनियादी बातें समझ लेते हैं और बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हैं। DynamoDB की हर वो बात समझते हैं जो एग्जाम में आती है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 सवाल DynamoDB से हमारे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेटाबेसेस की बात करूं तो 3 तरीके का डेटाबेस हमारे पास होता है, जिसमें कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है। तो तीनों डेटाबेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं DynamoDB के अंदर भी। और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? जो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, और DynamoDB इसी का एक अच्छा एग्जांपल है, इसी को हैंडल करता है। और जनरली अगर आप ऑनलाइन की बात करें, इंटरनेट की दुनिया की बात करें, तो इंटरनेट की दुनिया के ऊपर 80% जो आपके पास डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही अवेलेबल है। सबसे ज्यादा यही डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट आइदर डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड डेटा मॉडल और इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड मैनर। इसका मतलब यह है कि उस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी कोई अपनी डिफाइंड टेबल नहीं है कि ये मेरी एक टेबल है, इस टेबल में यहां पे आपको नाम लिखने हैं बंदों के, यहां पे आपको उनकी क्लास लिखनी है, यहां पे आपको उनकी एज लिखनी है, यहां पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, और यहां आप डिटेल फिल करते जा रहे हैं। ऐसी टेबल तो स्ट्रक्चर कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखे होंगे, यहाँ सबकी क्लास लिखी होगी, यहाँ सबकी एज लिखी होगी। बट ये ऐसा टेबल नहीं होती, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। कहीं कोई डेटा अवेलेबल होगा, किसी की एज होगी तो किसी का फेवरेट कलर लिखा हुआ होगा, किसी की फेवरेट मूवी लिखी हुई होगी, किसी की लोकेशन लिखी होगी, सबका अलग अलग डेटा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, और वो आपको हैंडल करना है। और DynamoDB जनरली अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को ही हैंडल करता है, इन्हीं को इस्तेमाल करने में काम आता है। DynamoDB कभी स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस नहीं करता, या हम उससे नहीं करवाते, ये भी आप बात समझे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात हो गई। अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इज टिपिकली टेक्स्ट हैवी, ठीक है। टेक्स्ट हैवी का मतलब यह है कि यहां पे जो डेटा है उसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा होगा और स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। बहुत ज्यादा चीजें वहां लिखी हुई होंगी और कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कहां से क्या चीज क्या है, ठीक है। बट मे कंटेन डेटा सच एज डेट्स, नंबर्स एंड फैक्ट एज वेल। बट उस मिक्सअप में क्या होगा, उतने सारे टेक्स्ट में क्या होगा, हो सकता है बंदे की एज लिखी हो, फेवरेट कलर लिखा हुआ हो, उसकी हॉबीज उस बातों में लिखी हुई हो। उस डेटा के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी जो आपको निकालनी है। और आज की डेट में गूगल क्या करता है, आप गूगल पे लिखते हैं बेस्ट AWS ट्रेनर इन इंडिया, तो गूगल क्या करता है, उस बेस्ट वर्ड को निकालता है, AWS को निकालता है, ट्रेनर को निकालता है, इनको निकालता है, इंडिया को निकालता है, चारों चीजें अपने सर्च इंजन में सर्च करता है, कलेक्टिव रिजल्ट निकालता है, जहां वो पांचों वर्ड कहीं ना कहीं उस सेंटेंस में आ रहे हो, फिर वो आपको रिजल्ट निकाल के देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही तो हुआ, क्योंकि उसको नहीं पता था, उसने कहीं से कुछ सर्च किया, कहीं से कुछ सर्च किया, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में गूगल सर्च कर रहा है, राइट। ओके, एग्जाम्पल इंक्लूड ईमेल, मैसेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, फोटोज, ऑडियो फाइल, प्रेजेंटेशन, वेब पेजेस, ये सब क्या है, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। बहुत सारी ईमेल्स का कलेक्शन हो, चाहे आपके मैसेजेस हो, बहुत सारे SMS हो, या आपके खुद के पर्सनल मैसेजेस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वीडियोस हो, इन सब का कलेक्शन जो इंटरनेट पे पड़ा है वो एक्चुअली में अनस्ट्रक्चर्ड ही तो है। आपको जो चाहिए वो आपको वहां से निकाल के रिक्वायर्ड दिया जाता है, सर्च इंजन उसको सर्च करता है, बट एक्चुअल में उसके पास इंडेक्सिंग है। ये बात सही है कि वहां पे इंडेक्सिंग हो रखी होती है, बट वो इंडेक्सिंग भी इस तरीके से है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे हमें फैच करके आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देना है ये उनको मालूम होता है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा कैसा होता है, यहां पे कुछ जेसॉन फॉर्मेट या कुछ वैसा आप कह लें कि कुछ स्ट्रक्चर जैसा हमें लगता है, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं होता। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो प्रॉपरली लिखी हुई होती हैं एक कोड की तरीके से, तो उसे हम सेमी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट रिसाइड इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में तो नहीं रह सकता, बट दैट डज हैव सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज that make it easier to analyze। ये RDS नहीं है, ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, बट कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं कि इसे ऑर्गेनाइज करना इजी होता है। एग्जांपल के लिए XML या JSON फॉर्मेट जो होते हैं, वहां मैं ऑलरेडी अपना जो मैंने इसका बेसिक व्हाट इज डेटाबेस का जो लेक्चर है वहां बहुत अच्छे से आपको समझाई थी इसकी, जहां डॉक्यूमेंट टाइप को मैंने इलैबोरेट किया था, तो वहां आप जाइएगा उस डॉक्यूमेंट टाइप को देखिएगा, क्योंकि DynamoDB जो है वो जनरली डॉक्यूमेंट टाइप या फिर की वैल्यू के लिए काम करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है।
स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो स्ट्रक्चर डेटा रेफर टू इंफॉर्मेशन विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच दैट इंक्लूजन इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज सीमलेस एंड रेडिली सर्चेबल बाय सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्च इंजन एल्गोरिथम्स और अदर सर्च ऑपरेशंस, राइट। तो यहां पे भैया हर चीज स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी एक टेबल जो आपके कॉलेज की होती है जिसमें हर स्टूडेंट का डेटा होता है, वो एक क्या है, वो एक स्ट्रक्चर टेबल है जहां पे नेम में सिर्फ नाम ही नाम लिखे होंगे, एज में सिर्फ एज ही एज लिखी होगी हर बंदे की। तो वैसा जो टेबल होती है उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो मेरा जो पहला डेटाबेस का लेक्चर है AWS की सीरीज में व्हाट इज डेटाबेस के नाम से, उसको पढ़िए, वहां मैंने बहुत डिटेल में ये सब चीजें बताई हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। All data which can be stored in database SQL in table with rows and columns, ठीक है। तो ये सारा डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, रोज एंड कॉलम में किया जाता है। दे हैव रिलेशनल की, वो एक दूसरे से सारी टेबल क्या होती है, जुड़ी हुई होती है किसी ना किसी चीज के थ्रू, एंड कैन बी इजीली मैप इनटू प्री डिफाइंड फील्ड। तो मैप किया जा सकता है, यानी एक टेबल को दूसरे से जोड़ा जा सकता है, दूसरे को तीसरे से, यानी एक टेबल में अगर रोल नंबर लिखा हुआ है तो उस रोल नंबर के बेस पे हम उस बंदे की मार्कशीट फाइंड आउट कर सकते हैं, उस रोल नंबर के बेस पे हम उसकी फी का स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरे टेबल्स में। तो ये जो सारी टेबल होती है आपस में जुड़ी हुई होती है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद अब डायनामोडीबी को फाइनली डिस्कस करते हैं। अब जरा डायनामोडीबी टेबल की बात कर लेते हैं। तो टेबल डायनामोडीबी में किस तरीके से दिखती है मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से सपोज करें आप, तो इस तरीके से आप देखें कि यहां पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। ये एक टेबल है डायनामोडीबी की, लेकिन ये टेबल में क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं डायनामोडीबी की टेबल के अंदर। एक तो होता है आपका आइटम, ये सेपरेट आइटम है। सेपरेट आइटम का मतलब आप कहें कि ये एक बंदे से जुड़ी हुई चीज इंफॉर्मेशन है, ये दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन है, तो उस एक बंदे से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे आइटम, ठीक है ना। गलत वे में ना लेके जाएं आप, मैं आइटम की बात कर रहा हूं तो चलिए अच्छी बात है, आप भी कहेंगे आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं यार। देखिए मैं भी ना आप ही की उम्र से निकल के आया हूं, और जिंदगी में ना हर चीज को बड़ा लाइटली लेना चाहिए। कुछ भी चीज जो है ना वो अच्छे भी उसके पहलू होते हैं, बुरे भी पहलू होते हैं। आपने हमेशा ना चीजों को लाइटली लेना है, और जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है, आसान है। वो एक शायर ने एक शेर कहा था ना, जिंदगी भी कोई जिंदगी हुई बिस्मिल, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी हुई बिस्मिल, ना रो सके ना कभी हंस सके ठिकाने से। तो यार ऐसा ना हो, आप हंसें भी और रोएं भी और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, ठीक है। तो हाँ, तो आइटम की बात हो रही थी, आइटम से मैं कहीं और आइटम पे पहुंच गया, चलिए अच्छी बात है। तो आइटम जो है ये हमारी टेबल में होती है, ठीक है ना, टेबल में होती है, ध्यान दें आप, ठीक है। तो ये हमारी टेबल का एक हिस्सा होता है जो जिसमें एक बंदे की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये जो है ये दूसरा आइटम है, ये दूसरे बंदे का आइटम है, ये तीसरे बंदे का आइटम है, ठीक है। तो ये तीन आइटम हमारे पास है। इन आइटम्स के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल नेम है, क्लास है, नेम है भूपिंदर, क्लास है एमटेक, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो ये टेबल या आइटम जो है ये किससे मिलके बना है, एट्रीब्यूट से। तो ये एक एक चीज जो इंफॉर्मेशन है, नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, एज है, ये कहलाती है एट्रीब्यूट। लेकिन आप देखें यहां पे इस टेबल में ये अनस्ट्रक्चर्ड तो नहीं है, सेमी स्ट्रक्चर्ड आप इसे कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, देखिए इंफॉर्मेशन सब में अलग है। रोल नंबर यहां है, यहां भी है, यहां भी है, बिल्कुल सही बात है। नाम यहां पर है, यहां पर है, यहां नेम नहीं है। यहां पे क्लास है एमटेक, यहां क्लास नहीं है, यहां भी क्लास नहीं है। यहां एज है 31, यहां पर भी एज नहीं है, यहां पर भी एज नहीं है। यहां पर क्या नया है, यहां ब्रांच है, फेवरेट कलर है, यहां पे ब्रांच फेवरेट कलर नहीं है, यहां पे लोकेशन है, हॉबी है, पोजीशन है, सारी इंफॉर्मेशन ही अलग है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है दैट इज रोल नंबर। रोल नंबर हर टेबल में नजर आ रहा है। तो डायनामोडीबी के अंदर एक की होती है, वो हमारी प्राइमरी की होती है, जो आपके हर इंफॉर्मेशन को यूनिक बनाती है। बाकी सारी चीजें हो सकता है सिमिलर हो जाएं, पर प्राइमरी की आपकी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक प्राइमरी की आपको डिफाइन करनी पड़ेगी टेबल को बनाते टाइम। वो आपका रोल नंबर हो सकता है, वो आपकी कस्टमर आईडी हो सकती है, यूजर आईडी हो सकती है, बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, वो यूनिक होता है। तो उस तरह की एक प्राइमरी की आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए डायनामोडीबी की वैल्यू के लिए या डॉक्यूमेंट टाइप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इवन प्राइमरी की को भी हम एट्रीब्यूट ही कह सकते हैं। ये भी एक एट्रीब्यूट है, बट स्पेशल एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी की तरह बिहेव करता है। तो ये है हमारी डायनामोडीबी की टेबल। तो एज अ होल हम इसे टेबल कहेंगे।
इस हिस्से को आइटम कहेंगे और आइटम के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। ए टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। तो टेबल क्या है? कलेक्शन है हमारे डेटा आइटम्स का। लाइक ऑल अदर डेटाबेसेस, DynamoDB स्टोर डेटा इन टेबल्स, ठीक है। तो DynamoDB ने भी हमारे टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन सेव कर ली है। अब पहली चीज आती है आइटम्स। आइटम्स क्या है? ईच टेबल कंटेन मल्टीपल आइटम्स। तो बिल्कुल सही बात है, हम अगर हमारे टेबल का एग्जांपल लें तो हमारे पास कितने आइटम है? 3 आइटम है, ठीक है। एन आइटम इज अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइबल अमंग ऑल ऑफ द अदर आइटम्स, ठीक है। तो आइटम क्या है? ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स है। मैंने आपको कहा कि इस एक आइटम के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, ये सब एट्रीब्यूट है, नेम, क्लास, एज, ये सब एट्रीब्यूट है, की और वैल्यू है ये, राइट। यूनिकली आइडेंटिफाई अमंग ऑल ऑफ द अदर आइटम्स। तो इन्हें देख के हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक आइटम अलग है, ये एक आइटम अलग है। एन आइटम कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी और कंपोजिट की। तो फिलहाल ये हमारी प्राइमरी की है, रोल नंबर हमारी यहां प्राइमरी की है। कंपोजिट की होती है जब एक से ज्यादा प्राइमरी की होती है, बट अगर वहां पे आपकी 2 की है, सपोज एक रोल नंबर है, एक इसके साथ में आपने एनरोलमेंट नंबर जोड़ दिया, तो उन दोनों को मिला के हम कहेंगे कि ये हमारा जो है कंपोजिट की हो जाएगा। लेकिन उसमें दोनों का यूनिक होना जरूरी नहीं है, दोनों में से किसी एक का यूनिक होना जरूरी है। दोनों भी यूनिक हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी यूनिक हो सकती है, दैट इज नोन एज कंपोजिट की, ठीक है। उसका भी कभी एग्जांपल अगर जरूरत पड़ी तो हम देंगे आपको, ठीक है। एन आइटम कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी और कंपोजिट की एंड अ फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। आइटम इन DynamoDB आर सिमिलर इनटू रोज रिकॉर्ड इन अदर DB, ठीक है। तो आइटम्स बिल्कुल यहां पे इसी तरीके से लिखे हुए हैं, यहां आपको सारी रोज नजर आ रही हैं और इन रोज के अंदर हमारा डेटा लिखा हुआ है। तो आइटम की बात आपको समझ आ गई। आइटम के बाद जो दूसरी चीज है उसे हम क्या कहते हैं? आइटम के अंदर जो चीजें होती हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट क्या है? ईच आइटम इज कंपोज ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स। तो 1 और मोर एट्रीब्यूट्स हमारे पास है, हमें समझ आ गई बात। एन एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट नेम एंड अ वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो ये तो क्या है? एट्रीब्यूट का नेम है, नेम, क्लास, एज, और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट नेम, और इसे उसकी वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो या इसे आप की वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। एन एट्रीब्यूट इज अ फंडामेंटल डेटा एलिमेंट, समथिंग दैट डज नॉट नीड टू बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर। तो इसे आप और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, क्योंकि नेम भूपिंदर है, ये एट्रीब्यूट है अपने आप में। अब इससे छोटी कोई टर्म नहीं बनती। इस पूरी टर्म को टेबल कहते हैं, इस हिस्से को आइटम कहते हैं, उस आइटम के अंदर इस हिस्से को एट्रीब्यूट कहते हैं। अब एट्रीब्यूट से छोटा कोई टर्म नहीं होता, ठीक है। तो आप एट्रीब्यूट को और ज्यादा फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आएगी और जो आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाएगी वो ये है कि हर एग्रीगेट साइज ऑफ एन आइटम, इस पूरे आइटम का एग्रीगेट साइज भैया 400 किलोबाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। सब चीजें मिला के, प्राइमरी की मिला के, सब कुछ मिला के 400 किलोबाइट से ज्यादा नहीं हो सकता आइटम का साइज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। 400 किलोबाइट का आपका एक आइटम होगा। टेबल में कितनी भी आइटम हो सकती हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट एक आइटम का साइज 400 किलोबाइट से ज्यादा नहीं होगा। और 400 किलोबाइट अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। 400 KB को आप छोटा ना समझें, क्योंकि ये किलो बाइट है, किलो बिट नहीं है, राइट। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, बट एक आइटम के अंदर आप 400 किलोबाइट ही रख सकते हैं। अब सवाल ये है, पूछा जा सकता है, हालांकि एग्जाम के लिहाज से नहीं बट वैसे, कि क्या अगर 400 किलोबाइट से ज्यादा मेरी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई इंफॉर्मेशन है जो 400 किलोबाइट से भी ज्यादा है एक आइटम के अंदर, तो उसका तरीका क्या है? क्या मैं उसे एंटर नहीं कर सकता? आप उसे डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, फिर आपको उस डेटा को S3 बकेट में डालना पड़ेगा, और S3 बकेट का URL आपको यहां इस आइटम में डालना पड़ेगा। तो जैसे यहां पे आएगा, वो यहां जो URL पड़ा होगा वो उस URL पे जाएगा और S3 बकेट में उस डेटा को रीड करेगा। तो डायरेक्टली 400 किलोबाइट से ज्यादा आप नहीं डाल सकते, बट अगर वो ज्यादा डाटा आपको चाहिए तो फिर आप S3 बकेट में उसको डालेंगे और उसका URL यहां पे आप डालेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है, बट ये आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, आपको एट्रीब्यूट समझ आ गया, आइटम समझ आ गया। अब हम आगे कुछ बात कर लेते हैं। DynamoDB allows low latency read write access to items ranging from 1 byte to 400 kilobyte। तो लो लेटेंसी DynamoDB के अंदर आपको मिलती है। कहने का मतलब यह है कि डेटा जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे तुरंत आपको डेटा मिल जाएगा, राइट। जहां पे डेटा आपका कितना हो सकता है, जो एक आइटम होती है उस आइटम का साइज जो होगा वो आपका 400 किलोबाइट तक हो सकता है, मैं आपको बता चुका हूं। DynamoDB कैन बी यूज्ड टू स्टोर पॉइंटर्स टू S3 स्टोर्ड ऑब्जेक्ट्स और आइटम ऑफ साइजेस लार्जर देन 400 किलोबाइट टू इफ नीडेड।
DynamoDB के अंदर आप S3 अगर देखिए 400 किलोबाइट तक का आपका आइटम है तो आप DynamoDB टेबल के अंदर रख सकते हैं, बट उससे बड़ा आइटम अगर आपके पास है, उससे ज्यादा डिटेल्स है आपके उस आइटम के अंदर, तो आप उस डेटा को आप S3 बकेट में डाल दें और S3 बकेट का जो पॉइंटर है, जो URL है, वो आप अपने टेबल में एंटर कर दें। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके टेबल में आ जाएगी। तो ये तरीका है, अगर आपके पास ज्यादा डेटा है, हैवी डेटा है 400 किलोबाइट से ज्यादा, तो आप S3 में भी स्टोर कर सकते हैं। DynamoDB स्टोर्स डेटा इंडेक्स्ड बाय अ प्राइमरी की। तो DynamoDB के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्राइमरी की है, यानी हर आइटम एक दूसरे से जो अलग होगा, जिसके बेस पर उस आइटम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो होगी उसकी प्राइमरी की। जैसे कि हमारे एग्जांपल में रोल नंबर जो था वो प्राइमरी की है, जो यूनिक होगा हर टेबल के अंदर, हर आइटम के अंदर। ठीक है, तो वो प्राइमरी की आपकी यूनिक होनी चाहिए। आप उसे डिफाइन करेंगे जब आप टेबल को बनाएंगे। यू स्पेसिफाई द प्राइमरी की व्हेन यू क्रिएट द टेबल। तो टेबल को बनाते टाइम ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नहीं मिलता। ईच आइटम इन द टेबल हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर और प्राइमरी की। तो हर आइटम के अंदर प्राइमरी की होगी ही होगी, ये मैंडेटरी है, और या फिर कंपोजिट की होगी। That distinguishes the item from all of the other in the table। तो उस प्राइमरी की के बेस पे ही आपकी आइटम क्या होगी, अलग हम लोग फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। भले ही बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम टू सेम हो सबके अंदर, पर उनकी प्राइमरी की अलग होगी। ठीक है, द प्राइमरी की इज द ओनली रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फॉर आइटम्स इन अ टेबल। ये बात भी हमें समझ आ रही है। DynamoDB टेबल्स आर स्कीमा लेस। स्कीमा लेस का मतलब क्या है कि इसका कोई डिजाइन नहीं होता पहले से कि भाई ये यहाँ पे नेम आएंगे, यहाँ पे एज आएगी, यहाँ पे लोकेशन आएंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आएंगे, और फिर आप नीचे भरते चले जाओ। नेम में नेम भर दो बंदे का, एज में एज भर दो। ऐसा कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है DynamoDB के अंदर। आप चाहें तो एक बंदे की नेम, एज, लोकेशन भर दें, अगले बंदे की आप एज, कांटेक्ट नंबर, कॉलेज नेम, ब्रांच नेम, एजुकेशन डिटेल ये भर दें। तो दोनों का एक दूसरे में कोई ताल्लुक होना, कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं है, इसीलिए इसे हम नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत फास्ट भी होते हैं। राइट, ईच आइटम कैन हैव इट्स ऑन डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स। तो हर आइटम के क्या होंगे, एट्रीब्यूट अलग अलग होंगे। एक का नेम, एज, लोकेशन है, अगले बंदे का कॉलेज का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, क्वालिफिकेशन है, जो कि पहले वाले में नहीं थे, यानी उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, अलग अलग होंगे। तो ये सारी बातें भी हमें समझ आ रही हैं। अब और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। प्राइसिंग से पहले यार जरा रीड कैपेसिटी यूनिट देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। रीड कैपेसिटी यूनिट क्या होता है, राइट कैपेसिटी यूनिट क्या होता है। रीड कैपेसिटी यूनिट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक इवेंचुअली कंसिस्टेंट और एक स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत आता है, जो सवाल आएंगे उसमें इस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट और इवेंचुअली कंसिस्टेंट। तो इन दोनों का मतलब जरा आप समझ लें। देखिए, रीड, जब आपका डेटा रीड किया जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। रीड कैपेसिटी यूनिट क्या होता है कि आप कितना डेटा रीड कर सकते हैं, क्या आपकी कैपेसिटी है, इसी को कहा जाता है रीड कैपेसिटी यूनिट। वो उसी के हिसाब से आपका बिल काउंट होगा। तो अब आप मान के चलें कि देखिए हमारे पास दो हैं, एक है इवेंचुअली कंसिस्टेंट और एक है स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। इवेंचुअली कंसिस्टेंट और स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। देखिए रीड कैपेसिटी यूनिट क्या है, एक रीड कैपेसिटी यूनिट यानी कि RCU होता है इक्वल टू 4 किलोबाइट इन केस ऑफ स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। यानी अगर आप डेटा, अभी मैं इसका मतलब ही बताऊंगा मतलब क्या होता है, लेकिन स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में एक रीड कैपेसिटी यूनिट बराबर होती है 4 किलोबाइट के। इवेंचुअली के केस में यही रीड कैपेसिटी यूनिट जो होती है ये 2 होती हैं। राइट, तो आप इसे ऐसे समझें कि इवेंचुअली के केस में 2 RCU होते हैं आपके पास पर सेकंड, यानी कि 8 किलोबाइट हम लोग रीड कर सकते हैं पर सेकंड, या आप ऐसे समझ लें। ठीक है, 8 किलोबाइट। तो हम 8 किलोबाइट जो डेटा है वो हम 2 RCU कहलाती हैं, यानी इवेंचुअली में डबल है रीड करने की कैपेसिटी, स्ट्रांगली में कम है। ठीक है, तो स्ट्रांगली महंगा भी होगा इसी हिसाब से, क्योंकि कम रीड कैपेसिटी आपको मिल रही है। 4 किलोबाइट का 1 RCU कैलकुलेट हो रहा है। आप इसे ऐसे समझें, 1 RCU की कीमत आपकी है 10 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए में आप 4 किलोबाइट भेज पा रहे हो फॉर एग्जांपल, या रीड कर पा रहे हो। 4 किलोबाइट डेटा रीड करने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, वो 1 RCU है। बट इवेंचुअली के केस में 10 रुपए में आप 8 किलोबाइट रीड कर पा रहे हो, यानी ज्यादा डेटा रीड कर पा रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली के केस में आपको आप 2 RCU कह लें। तो कहने का मतलब 10 रुपए में 4 किलोबाइट रीड कर पा रहे हो और 10 रुपए में आप 8 किलोबाइट डेटा रीड कर रहे हो, यानी यहां पे ज्यादा डेटा रीड हो पा रहा है कम पैसों में। ठीक है, तो इवेंचुअली सस्ता तो है लेकिन
कुछ वजह भी होगी जिसकी वजह से स्ट्रांगली कंसिस्टेंट महंगा है। और एक चीज और कि दोनों की दोनों ये फैसिलिटी जो है सिर्फ रीड में अवेलेबल है, राइट में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। रीड के अंदर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप कैसे डेटा रीड करना चाहते हो। इवेंचुअली का मतलब ये है कि आपका जो डेटा राइट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, तो आखिरी में जो डेटा राइट हुआ वो 6 राइट हुआ। अब आपने उसी टाइम साइमल्टेनियसली जैसे ही कोई डेटा राइट हुआ, जैसे 6 यहां पे राइट हुआ ही था, जस्ट जिस टाइम ये राइट हुआ था उसी टाइम आपने रिक्वेस्ट किया डेटा को रीड करने के लिए। तो इवेंचुअली के केस में क्योंकि ये डेटा तब तक राइट जस्ट हुआ था, हो सकता है ये रेप्लिकेट ना हुआ हो बाकी 3 डेटा सेंटर्स में, क्योंकि इसकी मल्टीपल कॉपीज रेप्लिकेट होती हैं। तो इवेंचुअली कंसिस्टेंट में क्या होता है कि जो भी डेटा जितना अवेलेबल है उतना आपको तुरंत दे दिया जाता है, वेट नहीं किया जाता कि नया वाला जो डेटा है वो अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। जहां तक सब कुछ अपडेटेड है वहां तक आपको भेज दिया जाएगा, यानी 5 नंबर तक का डेटा तुरंत आपको रेस्पॉन्स में भेज दिया जाएगा। जबकि 6ठा नंबर वहां आ चुका था बट वो रेप्लिकेट नहीं हुआ था, अपडेट नहीं हुआ था, प्रॉपर्ली सेटल नहीं हुआ था, कुछ मिली माइक्रो सेकंड लगते हैं, तो वो आपको 5 नंबर तक का डेटा दे देगा। दैट इज कॉल्ड इवेंचुअली, ठीक है। और यहां पे ये आपको बेस्ट एफर्ट सर्विस देता है, बेस्ट सर्विस देता है आपको कि अपने तरफ से बेस्ट जितना भी रेस्पॉन्स है वो आपको उठा के लाके देगा, इसीलिए ये फास्ट होता है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट जो होता है ये फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, क्योंकि ये आपको जितना भी डेटा है वो लाके देता है, वेट नहीं करता नए का अपडेट होने का कि 6 नंबर का जो डेटा है ये भी अपडेट हो जाए फिर मैं लेके आऊं। बट स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में क्या होता है, जो ये 6 नंबर का डेटा है ये जैसे ही अपडेट हुआ और अब आपने भी उसी टाइम पे रिक्वेस्ट करा डेटा को रीड करने के लिए, तो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट अभी आपको वेट कराएगा, कुछ मिली सेकेंड्स का होल्ड कराएगा और इस डेटा को पहले अपडेट कर लेगा, बाकी तीनों डेटा सेंटर पे इसकी रेप्लिकेशन करवा देगा, उसके बाद वो आपको रेस्पॉन्स करेगा। इट मींस वहां पे डिले होता है, कुछ डिले आपको मिलेगा स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में। हालांकि आपको कोशिश ये की जाएगी कि लास्ट अपडेटेड वैल्यू आपको मिल जाए, तो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में लास्ट अपडेटेड वैल्यू आपको मिल जाती है, हमेशा नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में भी आपको 5 तक ही डेटा मिल पाए, क्योंकि 6ठा डेटा अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद रेप्लिकेट होने में टाइम लग रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है बाकी डेटा सेंटर के साथ, नेटवर्क स्लो है, कुछ भी इशू हो सकता है, तो हो सकता है वहां भी आपको डेटा लास्ट अपडेटेड ना मिले, बट वहां चांसेस ज्यादा है लास्ट अपडेटेड तक मिलने के। लेकिन उस केस में वहां होल्ड करना पड़ता है, वहां ये रोक के रखता है, कोई नई चीज अपडेट हो रही है तो पहले उसको अपडेट होने देगा, अपने में कॉपी कर ली। जैसे मान लो मैं 6 लिख रहा हूं अपने डेटा में, तो जब तक मैं 6 लिख नहीं लूंगा और वो 6 तीनों जगह रेप्लिकेट नहीं हो जाएगा तब तक ये रेस्पॉन्स नहीं देगा उस 6 का किसी को, तब तक उन्हें वेट कराएगा जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो मिली सेकंड का वेट होता है, बट वहां डिले आता है। तो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट थोड़ा स्लो होता है जबकि इवेंचुअली कंसिस्टेंट फास्ट होता है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट सस्ता भी है और बाय डिफॉल्ट जो रीड आपको मिलेगा, जो ऑप्शन रीड ऑप्शन आपको मिलेगा वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट का ही मिलेगा, ठीक है। तो इवेंचुअली और स्ट्रांगली कंसिस्टेंट आई होप आपको समझ आ गया। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में लास्ट अपडेटेड वैल्यू तक आपको मिल जाता है, इवेंचुअली में आपको लास्ट अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे पहले तक का जितना अपडेटेड है सेटल्ड है वो वैल्यू आपको रिस्पॉन्स में दे दी जाएगी। आरसीयू का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। एक आरसीयू स्ट्रांगली कंसिस्टेंट के केस में 4 किलोबाइट की होती है और इवेंचुअली कंसिस्टेंट के केस में वो 8 किलोबाइट की होती है, या ये कहें कि हम डबल होती है हमारी जो कैपेसिटी है रीड करने की, ठीक है, इवेंचुअली के केस में। अब इसको जरा हम कैसे देख सकते हैं जब हम बिलिंग करेंगे या कुछ और करेंगे। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका डेटा 2 किलोबाइट का है, फॉर एग्जाम्पल 2 किलोबाइट डेटा आपको रीड करना है, उस केस में इवेंचुअली कंसिस्टेंट में कितनी आरसीयू यूज हो जाएंगी? ऑफ कोर्स एक आरसीयू आपकी यूज हो गई, ठीक है जी, यहां पर क्योंकि इसकी एक आरसीयू, 2 आरसीयू यहां पे आती है 4-4 किलोबाइट की, ठीक है। तो ये 2 आरसीयू कर सकता है और वो 1 कर सकता है। अब यही स्ट्रांगली कंसिस्टेंट के केस में भी 2 किलोबाइट रीड करना है, तब भी कितनी आरसीयू काउंट होंगी? 1 आरसीयू, क्योंकि एक आरसीयू अप टू 4 किलोबाइट है, यानी 4 किलोबाइट तक या उससे छोटा डेटा हमें जो है 1 आरसीयू कंज्यूम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप उससे थोड़ा ही रीड करवा लो या 4 किलोबाइट तक रीड करवा लो, 1 आरसीयू काउंट होगी। अब आप कहते हो कि मेरा 5 किलोबाइट डेटा है और मैं स्ट्रांगली कंसिस्टेंट के साथ करना चाहता हूं, तो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट के केस में 5 किलोबाइट अगर आपको रीड करना है तो कितनी आरसीयू इस्तेमाल करनी पड़ेंगी? ऑफ कोर्स आपको 2 आरसीयू इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक आरसीयू 4 किलोबाइट की होती है और
आप उन्हीं के मल्टीपल्स में ही आरसीयू ले सकते हैं, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो 5 किलोबाइट को रीड करने के लिए आपको 2 आरसीयू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि आपकी 8 किलोबाइट होती है। पर आपको 5 किलोबाइट रीड करना उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी जो यूनिट काउंट होंगी, जो आपका बिल काउंट होगा आरसीयू के हिसाब से, वो 2 आरसीयू मानी जाएंगी। तो जो है ये मल्टीपल्स में होता है। तो इसी तरीके से अगर आपने 1000 किलोबाइट डेटा आपने रीड कराना है, ठीक है, और आप यहां पे कराना चाहते हैं इसको स्ट्रांगली के साथ, तो आप 4 किलोबाइट स्ट्रांगली का साइज होता है पर सेकंड, यहां पे है, यहां भी पर सेकंड है, तो ये आप काट दें और ये आ जाएगा 250। तो 250 आरसीयू आपका बनेगा स्ट्रांगली के केस में। लेकिन यही 1000 किलोबाइट अगर आप इवेंचुअली कंसिस्टेंट की उससे रीड कराना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और आपको कितने का बिल देना पड़ेगा, 125 आरसीयू का आपको बिल देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अपने आरसीयू काउंट कर सकते हो और ये 4 के मल्टीपल में ही होंगे, ठीक है। तो अगर आपका 1001 भी है तो भी आपके कितने आरसीयू इस्तेमाल होंगे, 126 इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उस 1 किलोबाइट के लिए भी आपको 1 आरसीयू तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल में ही होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जरा पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। One read capacity unit represents one strongly consistent read per second or two eventually consistent read per second, ठीक है। तो एक RCU के अंदर एक स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड पर सेकंड होता है और 2 इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड पर सेकंड होते हैं। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां मैं इसे आरसीयू ना लिखकर जो मैंने 2 आरसीयू लिखा था उसको आप एक ही रहने दें, वहां पे उसकी वैल्यू 8 किलोबाइट कर दें, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया, ठीक है। पर सेकंड फॉर एन आइटम अप टू 4 किलोबाइट इन साइज, ठीक है। If you need to read an item that is larger than 4 kilobyte, DynamoDB will need to consume additional read capacity units। तो वो सारे एग्जांपल मैं अभी आपको समझा चुका हूं। अगर 1000 किलोबाइट है तो कितने आरसीयू इस्तेमाल होंगे, 5 किलोबाइट है तो कितने आरसीयू इस्तेमाल होंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। द टोटल नंबर ऑफ रीड कैपेसिटी यूनिट रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द आइटम साइज एंड वेदर यू वांट एन इवेंचुअली कंसिस्टेंट और स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड। तो आपको कितने आरसीयू की रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करेगा डेटा कितना बड़ा है और आप स्ट्रांगली कंसिस्टेंट करना चाहते हैं या इवेंचुअली करना चाहते हैं। इवेंचुअली करेंगे तो सस्ता पड़ेगा आपको, और क्योंकि वो डबल होता है ना, 8 किलोबाइट के हिसाब से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई है। तो ये तो था रीड के अंदर इवेंचुअली और स्ट्रांगली। राइट में ऐसा कुछ नहीं होता। राइट में सिंपल राइट कैपेसिटी यूनिट्स होती हैं। One write capacity unit represent one write per second for an item up to 1 kilobyte in size। यानी राइट उसी हिसाब से हो रहा है। वन राइट कैपेसिटी यूनिट कितनी है, 1 किलोबाइट। तो 10 अगर आपको 10 किलोबाइट राइट करना है तो कितनी राइट कैपेसिटी यूनिट लगेंगी, 10 लगेंगी। अगर आपको 50 केबी आपको राइट करना है तो कितना लगेगा, 50 राइट कैपेसिटी यूनिट लगेगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहां ये महंगा है क्योंकि वहां जहां 4 किलोबाइट हम रीड कर पा रहे थे एक आरसीयू में, यहां 1 ही किलोबाइट को हम राइट कर पा रहे हैं उस कीमत में। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों की कीमत बराबर रख दूं तो मैं यहां पे, अब मैं अगर 10 रुपए की कीमत रख दूं लिखने की, तो वहां मैं 10 रुपए में 4 किलोबाइट रीड कर पा रहा था, यहां मैं 10 रुपए में 1 किलोबाइट लिख पा रहा हूं, यानी मैं 1/4 लिख पा रहा हूं, जबकि रीड करना सस्ता है, ठीक है। तो DynamoDB की ये खासियत है कि DynamoDB जो है वो ऐसी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है जहां रीड बहुत ज्यादा होते हैं और राइट बहुत कम होते हैं। तो जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, यहां पे क्या होता है, रीड ज्यादा होते हैं, राइट नहीं होता ज्यादा कुछ। हर कोई एक्सेस कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है। तो जहां रीड कैपेसिटी यूनिट्स आपकी ज्यादा है वहां DynamoDB कॉस्ट इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको राइट बहुत ज्यादा नहीं करना। लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन है जहां पे राइट ज्यादा होता है, रीड कम होता है, तो DynamoDB एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो सकता वहां पे। क्यों? क्योंकि राइट कैपेसिटी यूनिट इसकी काफी महंगी है इन कंपैरिजन टू रीड। उसके लिए फिर आप अदर और सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं, बट यहां पे ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो DynamoDB जो है ये वहां अच्छा सॉल्यूशन होगा जहां रीड कैपेसिटी आपको ज्यादा चाहिए, आप ज्यादा रीड कराते हैं अपनी उस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो राइट कैपेसिटी यहां पे महंगी है और यहां पर इवेंचुअली और स्ट्रांगली जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता राइट के अंदर। इफ यू नीड टू राइट एन आइटम दैट इज लार्जर देन 1 किलोबाइट, DynamoDB will need to consume
एडिशनल राइट कैपेसिटी यूनिट्स। तो अगर आपने 10 किलोबाइट राइट कराना है तो 10 राइट कैपेसिटी यूनिट कंज्यूम करेगा, 20 किलोबाइट राइट कराना है तो 20 राइट कैपेसिटी यूनिट कंज्यूम करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल नंबर ऑफ राइट कैपेसिटी यूनिट रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द आइटम साइज। तो जितना बड़ा आइटम होगा उतनी राइट कैपेसिटी यूनिट आपको चाहिए होगी। तो ये है रीड और राइट की बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल जनरली जो आएगा उसमें इवेंचुअली का और स्ट्रांगली कंसिस्टेंट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो बस आपने वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉस्ट कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर कॉस्ट आप निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि सवाल जब आएगा उसमें इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जहां आपको अपने दिमाग से फिर आपको देखना है कि एक आरसीयू में यहाँ पे स्ट्रांगली में 4 किलोबाइट होता है, इवेंचुअली में 8 होता है, तो मुझे 8 से डिवाइड करना है, क्या करना है, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा इन सारे डेटा जो हमारा होता है ये हमारा 3 डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है, वो एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होते हैं। ठीक है। तो सारा जो डेटा है हमारा वो एक ही अवेलेबिलिटी जोन में हमारा रहता है। और अगर आप ग्लोबल टेबल या ग्लोबल आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, बट वो हमारे इस कोर्स में नहीं है। तो चलिए अब जरा प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि रीड करना ज्यादा सस्ता होता है इसमें इन कंपैरिजन टू राइट। तो जितनी भी एप्लीकेशंस जहां पर रीड ज्यादा होती हैं, जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, वहां पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और मैक्सिमम जगह हम डायनामोडीबी का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको किस किस चीज के लिए बिल देना पड़ता है ये जरा हम देख लेते हैं। एक तो आपने जो भी ईच टेबल प्रोविजन रीड राइट थ्रूपुट्स, आपने जितने भी थ्रूपुट्स रीड राइट थ्रूपुट्स आपने प्रोविजन किए हुए हैं, चाहे वो 10 केबी पर सेकंड है, 25 केबी पर सेकंड है, जो भी थ्रूपुट आपने डिसाइड किया हुआ है उसके लिए आपको आवरली बेसिस पे चार्ज, एक फिक्स चार्ज होता है जो आपको देना पड़ेगा, और जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपको देना ही पड़ेगा। यू आर चार्ज फॉर प्रोविजन थ्रूपुट रिगार्डलेस वेदर यू आर यूज इट और नॉट। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि फिक्स चार्ज भी आपको देना पड़ेगा और जो आप यूज कर रहे हैं वो आपका लगता ही है। इंडेक्स डेटा स्टोरेज, इंडेक्स डेटा स्टोरेज का मतलब है अगर आपने कोई S3 के अंदर कोई डेटा रखा हुआ है और वहां से आप वो इंडेक्स कर रखा है आपने डेटा में, मैंने आपको बताया था अगर 400 केबी से ज्यादा का आपका डेटा है तो आप S3 में रख के उसका URL, उसका पॉइंट जो है वो वहां पे फिक्स कर सकते हैं टेबल में। तो उसके उस स्टोरेज का आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आपने ऐसा कुछ S3 बकेट इस्तेमाल किया है। इंटरनेट डेटा ट्रांसफर, अगर डेटा रीजन से बाहर जाता है, रीजन के अंदर आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन डेटा अगर रीजन के बाहर जाता है या रीजन के बाहर से कोई डेटा आप टेबल में लाते हो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। फ्री टियर अकाउंट की अगर बात करें तो 25 रीड कैपेसिटी और 25 राइट कैपेसिटी आपको हर महीने फ्री मिलती है, उसके ऊपर जो होगा वो चार्ज लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने महीने में फ्री टियर अकाउंट के अंदर 50 रीड आपने किया है, रीड कैपेसिटी यूनिट आपने कर लिया और 100 आपने राइट कैपेसिटी यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिया, तो 25-25 इन दोनों में से काट लो, बाकी का चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है। DynamoDB can do 10,000 write capacity units per second and 10,000 read capacity units per second per table। तो इनकी जो डिफॉल्ट लिमिट है वो 10,000 WCU यानी राइट कैपेसिटी यूनिट्स और 10,000 रीड कैपेसिटी यूनिट होती है। पर क्या इससे ज्यादा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको AWS को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आपकी ये कैपेसिटी बढ़ा देगा, 20 भी कर देगा, 30 भी कर देगा, इट डिपेंड्स। आपको AWS को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उन्होंने सबके लिए जो डिफॉल्ट रखा हुआ है वो 10,000 रखा हुआ है। DynamoDB लिमिट्स की बात करें तो 256 टेबल आप पर अकाउंट में पर रीजन के अंदर बना सकते हैं। ठीक है। और टेबल कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसका कोई साइज डिफाइन नहीं है, लेकिन टेबल के अंदर जो आपका एक आइटम है वो 400 किलोबाइट का होगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बट टेबल कितनी बड़ी है उसके लिए कोई ऐसा साइज यहां पे डिफाइन नहीं है, आप कितनी भी बड़ी टेबल बना सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको DynamoDB के बारे में बेहद मजेदार लगी होंगी, आपको काफी कुछ समझ आया होगा। इवेंचुअली कंसिस्टेंट क्या होता है या स्ट्रांगली कंसिस्टेंट क्या होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। और ये भी याद रखना कि इसकी 3 कॉपी बनती है, यानी DynamoDB जो है वो हाईली अवेलेबल आप कह सकते हैं कि होता है, क्योंकि इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट की जाती हैं विद इन अ रीजन एंड विद इन अ अवेलेबिलिटी जोन, यानी एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ कॉपीज बना दी जाती हैं, क्योंकि एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स भी हमारे पास होते हैं। ठीक है। बट वो अलग भी बनाई जा सकती है, वो 2 अवेलेबिलिटी जोन के दरमियान भी बनाई जा सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये कॉपीज हम 2 डिफरेंट रीजन के बीच में रख सकते हैं? वो भी हम पॉसिबल है, हालांकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, बट ग्लोबल टेबल उनको हम बोलते हैं। तो ग्लोबल टेबल जो हमारी क्रिएट होती है, ग्लोबल डेटाबेस जो हमारा क्रिएट होता है, वो हमारा 2 डिफरेंट रीजन्स में उनकी कॉपीज रह सकती हैं। ठीक है। तो वो चीज भी क्लाउड पे पॉसिबल है, क्लाउड पे कुछ भी पॉसिबल है। चलिए आज के इस लेक्चर को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं।
शेर एक ये है कि कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। और एक शेर दुष्यंत कुमार साहब का है कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो आप लोगों को हिम्मत करते रहने चाहिए, एफर्ट लगाते रहने चाहिए, और बस यही आपको कहूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे फेसबुक ग्रुप टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल के ऊपर हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं इन सब के पीडीएफ फाइल वहां पे अवेलेबल हो चुकी हैं। आपको AWS की बुक चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, उस ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा। आप वहां पे लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लैब में कोई दिक्कत आती है वो आप वहां पे पोस्ट करें, जो लोग वहां पे पहले वो लैब कर चुके हैं वो आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो वो बहुत अच्छा जरिया है। फेसबुक ग्रुप हमारे टेक्निकल गुफ्तगू पे आप जरूर जुड़े और वहां पे ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।